वेलकम स्टूडेंट्स, मंत्रा क्लासेस की ओर से मैं रवि कुमार आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में हम लोग कूलम्ब लॉ के विषय में पढ़े थे और थोड़ा सा मोटिवेशन के विषय में भी हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग को कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि कंटेंट का मार्केट में कोई कमी नहीं है, बस कमी यह है कि हम लोग को सही समय से भले ही छोटा छोटा स्टेप में ही सही, लेकिन आगे की ओर अपना कदम बढ़ा देना है। जितना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे उतना अच्छा पोजीशन पर एग्ज़ाम के वक्त तक हम लोग पहुंच पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिज़िक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, हम लोग बहुत आसानी से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ कमेंट सेक्शन में भी देख रहे थे आप लोग का, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम सबका रिप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि उससे हमको पता चल रहा है कि हाँ क्या कमी सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो एक कमेंट में स्टूडेंट का कहना था कि सर चैप्टर 1 तो पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 2 शुरू कीजिए, अगला चैप्टर शुरू कीजिए। अब ऐसा है, इस पे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि क्लास बंद किए हुए 3.5 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है और सबको पता है कि हमारा फिज़िक्स का क्लास मिनिमम 1 घंटा से ऊपर, 1.25 घंटा से कम नहीं चलता था और लगभग सप्ताह के 7 दिन, संडे को तो हो सकता था और ज़्यादा ही क्लास चलता था, 2-2, 3-3 घंटा भी क्लास आप लोग का हो जाता था। तो उस परिस्थिति में अगर 90 दिन का भी जोड़िएगा तो 100 घंटा से ऊपर का हम लोग का ऑलरेडी क्लासरूम का लॉस हो चुका है, वह भी केवल फिज़िक्स का। और काफ़ी बड़ा वह समय है, 100 घंटा 125 घंटा काफ़ी बड़ा समय है। अगर उसको हम यहाँ 15-20 मिनट के ऑनलाइन क्लास में मेकअप करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल बात हो। तो अगर हम एक चैप्टर का बलिदान भी दे दे उस समय को मेकअप करने के लिए, तो भी यह बहुत छोटा सा होगा, उससे ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब शुरू किए हैं तो हम लोग शुरू से बिल्कुल पहला चैप्टर से तैयारी करेंगे। दूसरा चीज़ कि वहाँ पे आपका 1 घंटा 1.25 घंटा समय क्लासरूम में था और यहाँ पे 15-20 मिनट का लेक्चर आपका तैयार कर पा रहे हैं, इसको भी अपलोड करने में काफ़ी टाइम हम लोग का निकल जा रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग नीड के हिसाब से चलेंगे कि अभी हमारा नीड क्या है। ऑलरेडी कोरोना के चलते आपका काफ़ी समय साधन निकल चुका है, अब उन सब को कैसे आपको कंपनसेट करना है। तो पहला चीज़ यह चीज़ ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने जा रहा है, और अगर 2 महीना बाद भी एग्ज़ाम होता है तो 2 महीना में हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। और एग्जाम्पल आप पिछला 4 वीडियो ही ले लीजिए, जो लोग देखे होंगे तो उनको एक पैटर्न आ गया, एक शुरुआत मिल गया। और हमने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि केवल आप मेरा वीडियो देखिएगा और हाथ पर हाथ धर के बैठिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो पूरा फिज़िक्स तो अवेलेबल है ऑनलाइन भी, बुक में भी, तो आगे भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिएगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं आपका हेल्प करने का, ये मैक्सिमम लोगों को कम से कम एग्ज़ाम के, यह मेरा तरीका भी नहीं है पढ़ाने का। आप लोग जो लोग पढ़े होंगे क्लास से, तो 4-5 दिन के बाद ही 1 आध दिन आता था ऐसा जिसमें कि आप लोग को लिखने की आवश्यकता पड़ती थी, नहीं तो हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते जाते थे। और 12 पढ़ाने के क्रम में बहुत सारा चीज़ आपका 11 का ही आता था, तो उसको भी एक्सप्लेन, जैसे संरक्षी बल है, कूलम्ब लॉ जो है यह संरक्षी बल है, तो अब संरक्षी पे हमको चर्चा करना पड़ता था कि कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है। तो मैक्सिमम लोग 11 में हमसे पढ़ चुके थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था कि वर्क डन अगर क्लोज पाथ में करते हैं, जैसे कोई पत्थर को आप धरातल से ऊपर लिखा h हाइट तक उठा, तो mg एट वर्क डन हुआ, वह पॉजिटिव हुआ और वापस ऊपर से वह नीचे आया
तो फिर माइनस mgh वर्क डन हो गया। तो टोटल क्लोज पाथ के लॉन्ग नीचे से ऊपर और फिर वहाँ से वापस उसी बिंदु तक लाने में कुल वर्क डन आपका 0 हो गया। तो 0 हो गया, तो वैसा कोई भी बल जो एक बंद पाथ के अनुदिश वर्क डन जिसका शून्य होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो ये सब चर्चा वहाँ पे हम ज़्यादा इजीली कर सकते थे। यहाँ पे तो समझो एज ए हम क्लास नोट आप लोग को करवा रहे हैं कि एकदम मिनिमम में आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो जाए। मेरा मेन मकसद यह है कि एग्ज़ाम तक न से हाँ तो हम कर ले, देखेंगे 1-2 महीना हम लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। तो उतना घबराने का आवश्यकता आपको नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज नॉन कंजर्व जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, अब घर्षण का बल है तो आप किसी भी पाथ के अनुदिश जाइएगा, यहाँ से इधर गए वापस वहाँ से इसी पॉइंट पर आए तब भी वर्क डन 0 नहीं होगा, हमेशा निगेटिव वर्क डन ही होगा। तो वैसा बल जिसमें कि किसी बंद पाथ के अनुदिश किसी बंद रास्ते के अनुदिश वर्क डन शून्य नहीं होता है तो वह नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो पूरा यह 11 का कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे उतना स्कोप हम लोग के पास नहीं बच रहा है कि उतना डिटेल में जा सके, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो भी लिखा रहे हैं हमको पूरा विश्वास है कि आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाएगा। जैसे लास्ट क्लास आपने कूलम्ब लॉ देखा, तो अगर लॉन्ग में पूछना होगा तो कूलम्ब लॉ के साथ आपको कहेगा कि कूलम्ब के नियम का महत्व या इसका सीमाएं बता। तो बहुत सिंपल है, कूलम्ब के नियम का महत्व या सीमा में कल ही चर्चा कर दिए थे आप लोग को कि सबसे पहला कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा, यह बड़ा दूरी r टेंडिंग टू इन्फिनाइट यानी कि बीच का दूरी अनंत भी हो सकता है, और छोटा दूरी जैसे नाभिक के अंदर परमाणु के अंदर जो कि 10⁻⁻11 से 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है, बहुत छोटी। तो बहुत बड़ा दूरी से लेकर बहुत छोटी दूरी तक के लिए यह मान्य है। तो 2 चीज़ हो गया सीमा में। बिल्कुल हम इस तरह से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में बिल्कुल यह सारा पॉइंट आप मिस नहीं कीजिए, आसानी से लिख दीजिए। तीसरा चीज़ है कि कूलम्ब का बल से हमको परमाणु में पता चलता है कि जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन कैसे बंधा हुआ है, तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है और नाभिक के अंदर धन आवेश है। दोनों में कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। उसी तरह से अगर कोई बड़ा साइज का नाभिक है जैसे यूरेनियम का नाभिक है तो वह अस्थायी होता है, क्योंकि दूरी अधिक है तो यह बल वीक होगा, आसानी से टूट रहा है वहाँ पे। उसी तरह से छोटा नाभिक है तो वह ज़्यादा अस्थायी है। तो इन सारी चीज़ों की व्याख्या किसके कारण हो रहा है? कूलम्ब बल के कारण हो रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपका, जो कि 2 तरह से 2-2 नंबर करके पूछेगा। तो सीमा अलग से पूछ लेगा, कूलम्ब लॉ आपका अलग से पूछ लेगा। और उससे आगे हम लोग अगर चलते हैं तो नोट में यहाँ पे कुछ चीज़ हम लिख लिए हैं। इसका चर्चा हम लोग को कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, तो उसमें परावैद्युत पदार्थ के विषय में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के विषय में हम लोग काफ़ी डिटेल से डीप में जाके चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप यह इम्पोर्टेंट, चूँकि एग्ज़ाम में बार बार पूछता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जैसे एक है कि धातु के लिए ER का मान इन्फिनिटी होता है, याद रहेगा सब लोग को। दूसरा चीज़ है कि विद्युतशीलता का मात्रक जो एप्सिलॉन नॉट था उसका मात्रक हम लोग निकाले थे, कल लिखाए थे कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी के जगह पे फैराड बटा मीटर यानी फैराड प्रति मीटर भी होता है। तो आप लोग को पूछेगा कि विद्युतशीलता का मात्रक और ऑप्शन में रहेगा तो यह रहा तब भी ठीक है, या फैराड प्रति मीटर रहता है, या कई बार पूछ लिया है, तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और इसी से अगर चाहिएगा तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर कर लिए, बाहर निकाल लिए, ये सारा आपका नीचे आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/4 9 × 10⁹, जो कि 8.85 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आया। ठीक है,
तो इससे आपका क्या पूछ ले रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बताइए। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र अब क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो कूलाम स्क्वायर है, कूलाम क्या स्क्वायर मतलब आवेश का स्क्वायर, और विद्युत धारा अभी चूंकि आप लोग पढ़े नहीं है करेंट, तो करेंट I बराबर होता है Q बटा T, और यहाँ से Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुने समय आपका T। तो विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर, A हो गया, समय हो गया T, उसका स्क्वायर कर दिए, और नीचे है न्यूटन। न्यूटन का परिभाषा पता होगा कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पे लगकर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, या 11 में पढ़े होंगे F बराबर m में, m के लिए किलोग्राम, a के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का मात्रक हुआ, जिसको कि लिखेंगे किलोग्राम m मीटर यानी लंबाई l सेकेंड स्क्वायर t-2। तो न्यूटन के लिए हो गया m l t-2, और उसके बाद आपका क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए हो गया l का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। या तो मेन यह आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखने से आपको आसानी होगा करने में। हालांकि न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे तो इस पर भी हम लोग चर्चा अच्छे से कर लेंगे। तो बहुत आसान चीज़ है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम पे फोकस करके ये चीज़ रख रहे हैं। यह चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो आप लोग के लिए टेस्ट भी एक ऑर्गेनाइज करेंगे। अब थोड़ा सा अगला आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे जो कि ज़रूरी है। देखो, जो बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है, केवल उसी चीज़ का हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चर्चा करें, और कंटेंट हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। आज एक बोर्ड और आप लोग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर पहला चीज़, जैसे लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे डर का, ठीक है, कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा आपका बेचैनी बढ़ेगा, डर बढ़ेगा। लेकिन क्या डरने से कुछ फ़ायदा होगा? डरने से यही आपका फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। आपके डर को सब लोग उपयोग करेगा। अभी देखिएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ग्रुप बनाकर और होम टू होम, घर टू घर कैंपेन करेंगे, और स्टूडेंट से ज़्यादा वो लोग गार्जियन को समझाने का काम करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो टेस्ट के नाम पे पर्चा डाल देंगे आप लोग को स्कूल में, भोले भाले स्टूडेंट या जहाँ कुछ स्टूडेंट जमा है कोचिंग में, और टेस्ट आप लोग को कहेंगे कि हाँ आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट दीजिए, हमारा ऐसे स्कीम है, ये है वो है करके आपको कुछ एक फॉर्मेलिटी का नाम का टेस्ट करवाएंगे। फिर वह गार्जियन को फ़ोन करेगा कि फलाना बाबू आपका लड़का तो टॉप कर गया, ब्रिलियंट है। हम खुद अपना कान से, हमको खुद ऐसा कई बार केस आया कि हम समझाते रह गए ना, हमार बच्ची टॉप कैलक हाँ फलाने जगह हुआ पढ़ने जाएगी। अब होता क्या है, यह सब मार्केटिंग टेक्निक है वो लोग का। किसी तरह से आपका डर का वह बिजनेस कर रहा है, डर से व्यवसाय कर रहा है, आपको वहाँ पे जमा करेगा, पैसा लेता है वहाँ तक ठीक है, पैसा लेता है वहाँ तक ठीक, लेकिन क्लासरूम में ऐसा माहौल वो लोग बनाता है कि आप लोग पढ़ाई छोड़ के सारा काम कीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, और उसके लिए भी अच्छा लगता है। शुरू में कुछ टीचर रखा, बाद में अपने सब झगड़ा किया पैसा बांटने का, कुछ भी किसी तरह से टाइम पार कर लिया, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो कहेगा कि हम तब विधाता हैं, गेस के विधाता हैं, मेरा गेस ऐसे लड़ा वैसे लड़ा। गेस क्वेश्चन आपको अवेलेबल प्रिंट करके ऐसे करके करेगा, उससे भी होगा लास्टली तो निकालेगा 30 डे क्रैश कोर्स, 15 डे इन फिजिक्स। इस तरह से हम लोग भी स्टूडेंट थे, कोई भी क्रैश कोर्स में नोट कर लीजिए, किसी भी क्रैश कोर्स में कुछ भी पढ़ाई नहीं होता। हमको इतना दबाव सब लोग डाला पिछला 2-3 साल, इवन लास्ट ईयर भी, कि क्रैश कोर्स कीजिए, हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपसे पैसा ठगना है हमको। क्रैश कोर्स में साल भर आपने नहीं पढ़ा और 15 दिन में आप पढ़ लीजिएगा,
तो इस तरह का भ्रम आपको माइंड में डालता है और वह भी कुछ नहीं करवा पाता है। तो असली चीज़ है कि आपका डर का व्यवसाय होता है। इस डर को निकाल लीजिए, माइंड को शांत कर लीजिए, और जितना हो रहा है हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप खुद से भी कीजिएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए, देखिए उस समय आपको कोई नहीं डरा पाएगा। यहाँ पे बात जब चला है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताते हैं, जानना चाहिए आप लोग को। क्या आपसे किसी ने कहा है कि डर और दर्द, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, डर और दर्द, सब लोग मजाक बनाता है कि बहुत डरपोक है। आपका पता चलेगा कि एग्ज़ाम है इसका, उसको पता है कि इधर उधर अभी तक क्रिकेट खेल रहा था, घूम रहा था, अड़ोसी पड़ोसी भी, वो सब भी आपको किसी न किसी तरह से टॉर्चर करेगा, डराएगा। तो आप सोचिए कि डर और दर्द का जितना मजाक बनाता है इंसान, या इससे जितना डरता है, किसी को पसंद नहीं है यह चीज़। लेकिन यह साइंटिफिक फैक्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से प्रूव है। आप लोग एक लेमैन की तरह भी सोचिएगा तो समझिएगा कि यही दो चीज़ है, डर और दर्द, जिसके कारण हम और आप आज इस दुनिया में हैं, या इस दुनिया में मानव का अगर अस्तित्व है तो वह डर और दर्द के कारण ही है। यह जितना आप डरते हैं, एक्चुअल में यह आपका प्रोटेक्शन का सिस्टम है, बिल्कुल नेचुरल। आप सोचो कि हमारे पूर्वज, सबको पता है, कहाँ रहते थे? आदि मानव कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, गुफाओं में रहता था। हमारे आपके सबके पूर्वज भी तो एक समय पे वहीं पे होंगे। अगर उनके मन में डर नहीं होता तो क्या होता? उछल के ऐसे खड़ा हो जाता शेर के सामने कि आओ। डर नहीं है उसके पास, खड़ा होता, क्या होता? सब वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता। क्या शेर छोड़ देता उनको? डर नहीं था तो वह डर के कारण ही वो लोग गुफा में पेड़ पर घर बनाना शुरू किए, तरह तरह का आविष्कार किए, भाला पत्थर के औजार जो भी किए। तो वही डर तो आपको जिंदा रखे हुए, जिसके कारण आज आप यहाँ पर मौजूद है, हमारा आपका अस्तित्व है। तो डर से बिल्कुल डरने का नहीं है, डर से अलर्ट होने का चीज़ है। दूसरा चीज़ आपको दर्द का भी वही चीज़ है, जैसे हाथ कट गया, कहीं पे चोट लग गया तो क्या करते हैं? उसको बचा के रखते हैं कि फिर से कहीं नहीं लग जाए। दूसरा चीज़ कि माइंड भी उस दर्द के हिसाब से वहाँ पे अपना केमिकल भेजता है, कोशिका को भेजता है, जो उसका प्रोटेक्शन करता है, जर्म से वहाँ पे फिर से निर्माण करता है। तो यह भी आपका प्रोटेक्शन का ही सिस्टम है। तो डर से बेचैन नहीं होना है, बेचैन होइएगा तो वही सब आपका जादूगर, मदारी, लुटेरा सब बैठा हुआ है, आसानी से आपको बरगला लेगा, पैसा ठगेगा, उसे ठगेगा, आपका टाइम ख़त्म करेगा, और उससे भी ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देगा। आपके अंदर यह चोर बैठ जाएगा कि मैंने इतना दिन पढ़ा ही नहीं, मेरा रिजल्ट ख़राब होने जा रहा, बिल्कुल मोरल डाउन हो जाएगा आपका, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एज ए स्टूडेंट आप फेल्योर भी होते हैं तो उसमें आपका गलती 10% से भी कम है। 90% गलती दूसरे का है, जो आप लोग को बरगलाता है, माहौल का है, सोसाइटी का। अब कॉलेज में एक दिन आपका क्लास नहीं होता है, एक दिन आपका प्रैक्टिकल नहीं चलता है, क्या ऐसे ही आपका सिलेबस चलता रहेगा, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा? और दूसरा चीज़ कि हम पे अगर आप लोग डालिएगा तो हम एड ऑन है आपका, हम हेल्प के लिए हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कहानी आप लोग सुन लीजिए कि एक राजा था। तो पहले का राजा महाराजा जानते होंगे, राजा का एक पुत्र था, तो उसको हाथी बोला कि हम हाथी से खेलेंगे। तो राजा था, कोई बड़ा बात नहीं था, हाथी मंगवा दिया उसके लिए। अब जब हाथी आ गया तो कहा नहीं, अब इस हाथी को चुक्का में बैठाइए। वह जो खिलौना चुक्का देखते होंगे उसमें कहा कि अब इसमें हाथी को चुक्का में बैठाइए। अब सब परेशान कि क्या करें। तो क्या हाथी को चुक्का में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। हाँ, यह उसका मंत्री सब दिमाग लगाया, जान बचाने के लिए खिलौना का हाथी लाया छोटा सा और उसमें डाल दिया, बच्चा खुश हो गया। और यही चीज़ आपके साथ भी होता है। 15 दिन का क्रैश कोर्स है, 1500 दीजिए और हाथी चुक्का में बैठ गया, आप लोग खुश हो गए।
तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग को रखना है। बार बार यह चीज़ हम आपको कहते रहेंगे। थोड़ा सा आगे का भी हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में। आज 11 का भी वीडियो हमको डालना है, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं, वीडियो पॉज कर देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी ऑफ होने वाला है, जैसा कि आवाज़ सुन रहे हो। तो जल्दी से आप लोग या इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। और अगला जो हम लोग पढ़ने वाले थे, बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि कूलम्ब लॉ जो है वह बताता है कि दो बिंदु आवेश Q1 है, Q2 है, बीच का दूरी R है, तो उस पर कितना बल लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर दो से अधिक आवेश हो, जैसे कि यहाँ पे आपका है Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q1 आवेश है। तो अगर n आवेश का एक निकाय है, निकाय आप लोग को बताते हैं एक सिस्टम है, तो उस केस में किसी पार्टिकुलर आवेश पे कितना बल लगेगा, यह कैसे निकलता है, तो वह निकलता है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। कुछ नहीं करना है, हर एक आवेश जैसे का दो आवेश का हम लोग पेयर बना लेंगे। जैसे Q1 Q2 का एक पेयर हो गया और इसके कारण बल हो गया F12। उसी तरह से Q1 Q3 का एक पेयर हुआ और बल हो गया F13। उसी तरह से Q4 का हो जाएगा, Q5 का हो जाएगा, nवां आवेश का और Q1 का पेयर क्या हो गया F1n। तो केवल सिंबल है या परिभाषा है, उसी चीज़ को या फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर n आवेश आपके सिस्टम में है तो उसके कारण किसी पार्टिकुलर आवेश पे कितना बल लगेगा। तो सभी पेयर का अलग अलग बल निकाल लेंगे और उसका सदिश योग, यानी कि Q1 आवेश पे लगने वाला बल अगर F1 है तो F1 बराबर हो गया F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट 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 F1n। क्लासरूम में काफ़ी डिटेल पे चर्चा करते, क्योंकि यह वेक्टर से रिलेटेड था। वेक्टर जानते हैं आप लोग, काफ़ी डीप में हम पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से इतना चीज़ हमको पता है, आप लोग को ध्यान में रहेगा। लाइट नहीं है, कभी भी लाइट ऑफ हो सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। या हम बोल देते हैं एक बार, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पे लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एग्जाम में यह फिगर जरूर बनाइएगा। n आवेश रैंडमली चुन लीजिए, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। अब Q1 और Q2 के कारण बल लग गया इस पे F12, जो किससे मिलेगा, कूलम्ब लॉ से मिलेगा। उसी तरह से Q1 और Q3 के कारण F13 हो गया। Q4 के कारण भी आप शो कर सकते हैं, Q5 के कारण भी, और Qn और Q1 के बीच जो बल हो गया वह हो गया F1n। तो जैसा परिभाषा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि नेट बल F क्या हो गया, किसी एक आवेश पे लगने वाला नेट बल F1 बराबर हो गया F12 प्लस F13 F14 डॉट 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 F1n। यानी जितना भी पेयर आपका बन रहा है सभी पेयर का सदिश योग करना। और ऑब्वियस सी बात है, बल सदिश राशि है तो नॉर्मल इसमें योग आप नहीं कर सकते हैं, वेक्टर सम होगा। तो अभी इतना रहने देते हैं क्लास आप लोग का। लाइट आता है तो फिर हम वीडियो शूट करेंगे।